Hello friends, welcome to the video lecture series presented by Abel Mathematics Club. This club provides video lectures for the students who want to learn mathematics mathematically. This is the fourth lecture in the sequence of lecture series on mean value theorem. In earlier lectures, we have been through basic terminology like what is set, function, limit of a function, continuity and differentiability of a function, and all. We also have been through Rolle's theorem with proof, and we have seen geometrical as well as algebraic interpretation of Rolle's theorem. In the last lecture, we have gone through some examples based upon Rolle's theorem. We have verified Rolle's theorem for some examples, as well as we have determined the value of C which is obtained by using Rolle's theorem. Today we are going to start some more examples based upon Rolle's theorem. पहले रोल्स थ्योरम की कंडीशंस रिकॉल कर ले आगे जाने से पहले। तो रोल्स थ्योरम क्या है? रोल्स थ्योरम एक फंक्शन और एक इंटरवल को लेकर शुरू होता है। कंसीडर f टू बी एन फंक्शन डिफाइंड अपॉन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कंडीशंस है कि ये फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होना चाहिए। यानी कि फंक्शन की इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट के पास के वैल्यू और एंडिंग पॉइंट के पास के वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। इफ ऑल दिस थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन Rolle's theorem concludes that there exists a point C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0. The derivative of the function at the point C is to be 0. So यह है Rolle's theorem. लास्ट लेक्चर में हमने Rolle's theorem वेरीफाई भी किया था और ऐसे C की वैल्यू भी फाइंड की थी। आज हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। आज जो एग्जांपल्स लेंगे उसमें मेजॉरिटी Rolle's theorem सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब Rolle's theorem अप्लाई नहीं हो सकता है। ऐसे एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे आज। तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल है, गिव रीजन why Rolle's theorem is not applicable for the function fx equal to mod x in closed interval minus a to a, where a belongs to r plus. a है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हमें यहां पे Rolle's theorem अप्लाई नहीं करना है, हमें रीजन ऐसा देना है कि कौन सी कंडीशन Rolle's theorem की सेटिस्फाई नहीं होती है, ताकि Rolle's theorem इस फंक्शन और इस इंटरवल में अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ रीजन देना है बेस्ड अपॉन द कंडीशन ऑफ Rolle's theorem विच इज नॉट सेटिस्फाइड हियर। तो वन बाय वन कंडीशंस लेते हैं। पहली कंडीशन Rolle's theorem की क्या है? पहली कंडीशन है कि जो फंक्शन दिया है वो दिए गए क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां पे फंक्शन है fx इक्वल टू mod x, और हमने पहले ही स्टैंडर्ड फंक्शंस लिए थे पहले ही लेक्चर में कि वो सारे फंक्शंस है वो रियल लाइन आर में कहीं पे भी कंटिन्यूस है। उसमें से एक फंक्शन था mod ऑफ x, fx इक्वल टू mod x। उसका ग्राफ कैसा आएगा? उसका ग्राफ आएगा वी शेप, और मोड की वैल्यू कोई भी रियल लाइन के लिए, कोई भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल है, मतलब वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। कहीं पे भी फंक्शन fx इक्वल टू mod x की वैल्यू नहीं मिलती ऐसा नहीं होता है। हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन वेल डिफाइंड है, तो फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट के ऊपर मिलती है। और जो ग्राफ है mod x का वो भी कंटिन्यूसली ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है mod x कहीं पे भी कंटिन्यूस है तो वो ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए में कंटिन्यूस होगा फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर प्लस। ठीक है, तो mod x है वो माइनस एक टू एक के ऊपर कंटिन्यूस होगा।
अभी देखिए डिफरेंशिएबिलिटी बात करें तो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, हमने आगे भी देखा था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो उसके हर एक पॉइंट, उसके कर्व जो ग्राफ है उसके कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे मोडेक्स का ग्राफ है वो वी शेप पे आएगा, वी शेप में, राइट। और उसका जो शेप वी शेप का कॉर्नर है वो जीरो के ओरिजिन के ऊपर उसका शार्प कॉर्नर आएगा। तो ओरिजिन के वहां पे हमारा शार्प कॉर्नर होता है, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट मीन्स ए mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। और ये जीरो जो है वो अपने ओपन इंटरवल माइनस ए और ए के बीच में आता है, ठीक है ना। और दूसरी तरह ये भी हम लिख सकते हैं, अगर हम मैथमेटिकली डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो मैथमेटिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे चेक करते हैं, लिमिट लेके, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट लेके। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए प्रोवाइडेड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट मतलब उसकी लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां पे आप देखें तो हमें जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो वी कंसीडर अ पॉइंट टू बी जीरो। तो हमें कौन सी लिमिट वेरीफाई करनी है, एग्जिस्ट है कि नहीं, वो लिमिट हो गई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। एफ एक्स हमारा मोड एक्स है, तो एफ ऑफ जीरो मोड जीरो मतलब वो जीरो हो जाता है। तो हमें लिमिट क्या मिलेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मोड एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मोड एक्स अपॉन एक्स। अगर हम लेफ्ट लिमिट लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी। एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस मतलब वो नेगेटिव साइड हो गया, नेगेटिव साइड मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है बाय डेफिनेशन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस एक्स अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। और अगर हम पॉजिटिव साइड लिमिट लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, तो मोड एक्स विल बिकम एक्स एंड एक्स अपॉन एक्स विल बिकम 1। मतलब कि लेफ्ट लिमिट का आंसर -1 आया, राइट लिमिट का आंसर 1 आया। इसका मतलब है कि लिमिट का यूनिक आंसर नहीं मिलता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो ये दूसरा एक पर्टिकुलर मेथड, मैथमेटिकल मेथड मिल गई जिससे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ से भी हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जीरो के ऊपर उसका शार्प कॉर्नर आता है, शार्प कॉर्नर जहां पे हो वहां पे टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए जीरो के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। So however we have the conclusion that mod x is not differentiable at 0 and 0 belongs to open interval minus a and therefore function is not differentiable in open interval minus a to a। तो यहाँ पे रोज थ्योरम की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, और अगर रोज थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम उसको उस फंक्शन में उस इंटरवल के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो ये हुआ इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। देखिए रोज थ्योरम फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और इंटरवल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे हम फंक्शन चेंज करेंगे तो रोल्स थ्योरम की कंडीशंस चेंज हो जाएगी, जैसे हम इंटरवल चेंज करेंगे तब भी रोल्स थ्योरम की कंडीशंस चेंज हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल इज दिस, गिव रीजन why Rolle's theorem is not applicable for the function fx equal to mod x। again same function लिया है in interval ab, closed interval ab, where ab belongs to R। possibly obviously a is less than b, right? first number of interval should be less than सेकेंड और लास्ट नंबर ऑफ इंटरवल। सो हमें पहले जो एग्जांपल था उसमें -a to a इंटरवल लिया था, यहां पे कोई भी इंटरवल ले सकते हैं हम, क्लोज इंटरवल है भी, मानो 2 to 4 ले लिया, 1 to 2 ले लिया, -1 to 3 ले लिया, -4 to 1 ले लिया, कोई भी इंटरवल ले सकते हैं वहां पे। अगले एग्जांपल में वो इंटरवल था -a to a, मतलब -1 1 -2 2 -3 3, ये सारे इंटरवल्स अगले एग्जाम्पल में कवर किए थे। यहां पे कोई भी जनरल इंटरवल की बात है। तो चलिए वन बाय वन हम कंडीशंस चेक करते हैं, कहीं पे हमें ऐसा मिलेगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कंटिन्यूटी में तो अब फिक्स है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर,
right? Mod x is continuous for every point in real line R, and therefore it is continuous on the interval AB for any AB belongs to R. So closed interval AB के ऊपर वो continuous हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। अभी इसमें हम दो केस रखते हैं, मानो a इक्वल टू माइनस बी है, या फिर whatever, आई मीन माइनस ए टू ए या माइनस बी टू बी इंटरवल है। अगर हम a इक्वल टू माइनस बी लेते हैं तो ये इंटरवल हो जाएगा माइनस बी टू बी। तो माइनस बी टू बी अगर इंटरवल हो गया तो उसमें तो बीच में जीरो आ जाएगा, मानो माइनस टू 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 इंटरवल है, उसमें बीच में जीरो है, माइनस वन टू है उसमें बीच में जीरो है। ये एग्जैक्टली केस है जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है, वहां पे इंटरवल हमने माइनस ए टू ए लिया था, यहां पे इंटरवल माइनस बी टू बी लिया है। तो माइनस बी टू बी इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि जीरो ऐसे टर्म है, जीरो ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अगर a इक्वल टू माइनस बी है तो रॉस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहला केस। दूसरा केस, मानो a इक्वल टू बी नहीं है, a इक्वल टू माइनस बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? a इक्वल टू माइनस बी नहीं है तो मानो कोई भी इंटरवल हम ले, माइनस वन टू फोर ले ले, टू टू फोर ले ले, वन टू फोर ले ले, राइट? अगर हमने माइनस वन टू फोर लिया तो बीच में जीरो होगा तो प्रॉब्लम होगी। अगर हमने माइनस फोर टू टू लिया तो बीच में जीरो होगा, प्रॉब्लम होगी। मतलब अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हैं तो बीच में जीरो आएगा, तो जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी हमें नहीं मिलेगी। और अगर हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं, मानो वन टू फोर लिया, तो उसमें बीच में जीरो नहीं आएगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या प्रॉब्लम होगी? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं मिलेगा। मानो हमने इंटरवल लिया वन टू फोर, तो एफ ऑफ वन हो गया मोड ऑफ वन, दैट इज वन, एफ ऑफ फोर हो गया मोड ऑफ फोर, दैट इज फोर। तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ फोर की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी, यानी कि थर्ड कंडीशन जो रॉस थ्योरम की है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर हम इंटरवल माइनस वन टू फोर लेंगे तो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि माइनस वन टू फोर के इंटरवल में जीरो भी आ जाएगा जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और एफ ऑफ माइनस वन होगा वन, एफ ऑफ फोर होगा फोर, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी नहीं होगा, मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो काफी सारे केसेस इस एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर माइनस वन टू वन इंटरवल है तो उसमें जीरो आ गया, तो माइनस ए इंटरवल में कहीं पे भी फंक्शन रॉस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। अगर माइनस वन टू फोर या माइनस टू टू फाइव या माइनस ए टू बी ऐसा कोई इंटरवल लिया हमने, तो क्या होगा? तो भी इसमें अंदर जीरो आ जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन है, अगर हमने ए और बी दोनों को पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिया जहां पे ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वहां पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें यह कंक्लूजन मिला कि फंक्शन मोड एक्स ले और कोई भी इंटरवल ले ले, कोई भी इंटरवल, उसमें रॉस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंडीशन है वो जाके सेटिस्फाई नहीं होगी। सो इट्स अ गुड एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑन द रॉस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल है, वेरीफाई वेदर रॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x raised to 1/3 इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस a to a और नॉट। हमें फंक्शन दिया है x raised to 1/3, पावर इज 1/3, तो हम सीधा जाके हम वो रीजन पकड़ते हैं कि जिस रीजन के हिसाब से रॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, राइट? तो रीजन में ये है कि फंक्शन हमें x raised to 1/3 दिया है, अगर हम उसकी डेरिवेटिव सोचे तो क्या होगा? पावर आउटसाइड आएगी और पावर में डिक्रीमेंट होगा, पावर रूल। सो x raised to 1/3 की डेरिवेटिव होगी 1/3 x raised to 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 होगा माइनस 2/3। सो एफ डैश एक्स हो गया 1/3 इंटू एक्स रेस टू 2/3। अभी अगर हम जीरो ले, इसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो डिनोमिनेटर में 0 होगा एंड दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है इस डेरिवेटिव की 0 के आगे वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, और 0 तो ओपन इंटरवल -1 1 में आएगा ही आएगा,
right? 0 belongs to open interval minus 1 1, therefore function is not differentiable in open interval minus 1 to 1, and hence Rolle's theorem is not applicable for x raised to 1 by 3 in interval minus 1 to 1. अभी ये जरूरी नहीं कि -1 to 1 इंटरवल रखे, हम -2 to 2 ले सकते हैं, -3 to 3 लेंगे, -4 to 4 लेंगे, सभी इंटरवल में सेम दिक्कत रहेगी, सभी इंटरवल में 0 अंदर आएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो ग्लोबली हम ये से कह सकते हैं कि अगर हमने फंक्शन x raised to 1 by 3 लिया है तो कोई भी इंटरवल लो जो कि 0 को इंक्लूड करता है वहां पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और x raised to 1 by 3 जैसे भी काफी सारे फंक्शंस है जो इंटरवल -1 to 1 या इंटरवल -8 to a, यहाँ पे ऐसा इंटरवल की जो 0 को इंक्लूड करता है उसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी 0 के ऊपर. फॉर एग्जांपल हम x raised to 2 by 3 लेते हैं तो x raised to 2 by 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, x raised to 2 by 3 का 2 by 3 x raised to 2 by 3 minus 1, तो हो जाएगा 2 by 3 x raised to -1 by 3. अगेन नेगेटिव पावर को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो वो हो जाएगा 2 by 3 इंटू x raised to 1 by 3, और अगेन वो 0 के आगे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अगर हम x raised to 1 by 4 करेंगे, अगर हम x raised to 3 by 4 करेंगे, अगर हम x raised to 4 by 7 करेंगे, ये सभी एग्जांपल्स इसके जैसे ही है. तो मोर जनरल कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल फॉर्म दिया है जहां पे रैशनल पावर है और वो रैशनल पावर p by q के फॉर्म में है और p लेस देन q है, इफ योर फंक्शन इज fx इक्वल टू x raised to p by q where p is less than q and if interval contains 0, then function is not differentiable at 0 and therefore function would not be differentiable in open interval ab which contains 0 and therefore Rolle's theorem is not applicable. So ये पूरा का पूरा ग्लोबल हो गया जहां पे फंक्शन जो दिया गया है उसकी पावर p by q या p लेस देन q है और इंटरवल 0 को इंक्लूड करता है तो उस पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो एनालिसिस हो गया पूरा एग्जांपल का. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर. नेक्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई वेदर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू, अब यहां पे दो वैल्यूज दी गई है. पहली वैल्यू है x² प्लस 1, वो है वो 0 1 के बीच में है, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, और दूसरी वैल्यू है 3 माइनस x, वो हमें दी गई है इंटरवल 1 और 2 के बीच में, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2. तो हमारा टोटल इंटरवल हो जाता है 0 to 2, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2. सो फंक्शन हैज टू डिफरेंट वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to 2 व्हिच ब्रेक्स एट द पॉइंट 1. जो 1 है वहां पे फंक्शन की वैल्यू ब्रेक होती है. 1 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है x² प्लस 1 और 1 की राइट हैंड साइड में वैल्यू है 3 माइनस x. हमें चेक करना है कि इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है तो पहले कंटिन्यूटी की बात करेंगे. तो अगर कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो फंक्शन के कंपोनेंट वाइज हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे. पहला कंपोनेंट जो है वो x² प्लस 1 है, वो 0 और 1 के बीच में है. x² प्लस 1 क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, वो हमने देखा है. तो ये पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस होगी 0 और 1 के बीच में, मतलब कि 0 1 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा विद द एक्सप्रेशन x² प्लस 1. आगे अगर सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड कंपोनेंट डिफाइन होता है 1 और 2 के बीच में, वो भी एक पॉलिनोमियल है 3 माइनस x, और 3 माइनस x पॉलिनोमियल है वो भी कंटिन्यूअस ही होगी. तो 1 और 2 के बीच में भी फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा. तो अब कौन सा पॉइंट बाकी बचा, सिर्फ x इक्वल टू 1, यानी कि हमें कंटिन्यूटी अब चेक करनी है 1 के ऊपर. अगर कंटिन्यूटी कोई एक पॉइंट के ऊपर हमें चेक करनी है स्पेशली, तो हम कैसे करेंगे कि लिमिट एट दैट पॉइंट एंड फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट मस्ट बी सेम. यहां पे हमें 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है. इसका मतलब है हमें यह प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1. f ऑफ x की 1 के आगे जो लिमिट है
वो और f(1) की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहां पे अगर हम f(1) की बात करें तो f(1) क्या होगा, f(1) के लिए हम दूसरी कंडीशन, दूसरा कंपोनेंट यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है। सो 1 के लिए ये डेफिनेशन बनती है हमारी fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और यहां पे हम अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। मतलब f(1) की वैल्यू जो हमें मिलती है वो है 2। अभी हम लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 1 के ऊपर। यहां पे फंक्शन के पार्टीशन 1 से पार्टीशन बनते हैं, तो हम 1 के ऊपर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेंगे, और अगर लिमिट दोनों सेम मिली तो लिमिट एग्जिस्ट है, ऐसा कंक्लूजन आएगा। तो हम बात करेंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की 1 के ऊपर। सो पहले लेफ्ट लिमिट से स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। अगर हम लेफ्ट लिमिट ले 1 की तो उसके ऊपर कंपोनेंट यूज होगा x स्क्वायर प्लस 1 वाला। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, और ये लिमिट हो जाके बनेगी 2, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, हम x इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगी 2। अभी राइट लिमिट की बात करें हम तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx होगा, वहां पे हम सेकंड कंपोनेंट यूज करेंगे। सेकंड कंपोनेंट है 3 माइनस एक्स, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 3 माइनस एक्स, वहां पे भी x इक्वल टू 1 रखने से हमें मिलेगा आंसर 2। मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का आंसर सेम मिला 2। अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम मिलती है तो कंक्लूजन होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट, और उसका आंसर भी मिलेगा 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, उसकी हमें वैल्यू मिल गई 2। f(1) जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, f(1) मिलेगा 2, सेकंड कंपोनेंट यूज कर रहे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और f(1) दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अगर ये वैल्यू सेम होती है तो हमें कंक्लूजन मिलेगा कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी की बात हमने पहले कंपोनेंट में की थी, 0 के 1 के बीच में, तो वहां पे पॉलिनोमियल थी, वो कंटिन्यूअस थी। 1 और 2 के बीच में भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, और 1 के ऊपर वे फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0-2 में कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-2। अब भी हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, सेकंड स्टेप टू वर्कआउट। सो डिफरेंशिएबिलिटी में भी स्टार्ट सिमिलर तरीके से होगा कि अगर हम पहला कंपोनेंट लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1, जो कि 0-1 के बीच में डिफाइंड है, x स्क्वायर प्लस 1 है, वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोम के हिसाब से वो डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बिटवीन 0 एंड 1। सेम वे अगर हम सेकंड कंपोनेंट की बात करेंगे तो सेकंड कंपोनेंट है 3 माइनस एक्स, जो कि डिफाइंड है 1 और 2 के बीच में, और ये पॉलिनोमियल है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल होगा 1 और 2 के बीच में। तो हमें अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है सिर्फ 1 के ऊपर, ओनली एट 1 वी आर सपोज्ड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, और 1 के ऊपर अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो हम लिमिट एग्जिस्ट ऐसा प्रूव करेंगे। लिमिट एक्स, कौन सी लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, जो कि डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। तो हम ये लिमिट चेक करेंगे। लिमिट चेक करने के लिए पहले लेफ्ट लिमिट लेंगे, बाद में राइट लिमिट लेंगे, और दोनों का आंसर मैच करेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं लेफ्ट लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अभी x टेंड्स टू 1 माइनस है, उसके लिए हम पहला कंपोनेंट फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि x स्क्वायर प्लस 1 था। सो यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 जो कि न्यूमरेटर में है, उसके फैक्टर्स हमें पता है क्या हो गए, यस, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट, अपॉन x माइनस 1। सो x माइनस 1 यहां पे कट जाएगा, बचता है सिर्फ x प्लस 1, और x प्लस 1 में अगर 1 हम डालें तो उसकी वैल्यू हो गई 2। तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, लेफ्ट लिमिट की आंसर हो गया 2। अभी सेम वे राइट लिमिट करते हैं। चेंज क्या होगा, राइट लिमिट में सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज होगा, x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हमें 3 माइनस एक्स रखना होगा। तो
देखते हैं राइट लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यहां पे हम राइट लिमिट के हिसाब से फंक्शन का सेकंड कंपोनेंट रखेंगे। सेकंड कंपोनेंट है 3 माइनस एक्स, सो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1, सो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी ये 1 प्लस होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ऊपर से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। उसका आंसर हो गया माइनस 1। ये 1 प्लस है, प्लीज ये 1 प्लस है। तो राइट लिमिट का आंसर 1 माइनस 1 हुआ, लेफ्ट लिमिट का आंसर मिला था 2। लेफ्ट लिमिट का आंसर मिला था 2, राइट लिमिट का आंसर मिल गया माइनस 1। मतलब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां पे नहीं होगा? 1 के ऊपर नहीं होगा। एंड 1 बिलोंग्स टू दैट इंटरवल 0 to। इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to। दैट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन गिवन इंटरवल 0 to। तो यहां पे बात हो गई जहां पे फंक्शन हमने एक से ज्यादा वैल्यू प्रोसेस करते देखा है और वहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी थी लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं थी 1 के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये एग्जांपल ऐसा स्टेट करता है कि बाय एन एग्जांपल शो दैट द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मिलता है, तो तब जाके हमें ऐसा सी मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होगी। तो हमें दूसरा क्वेश्चन ये मिलता है कि अगर कोई फंक्शन के लिए हमें एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में मिलता है जहां पे फंक्शन की डेरिवेटिव एफ डैश से 0 होती है, तो क्या फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा, क्या फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा, और क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा या नहीं होगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल converse of Ross theorem. So this example actually states that whether converse of Ross theorem is true or not। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि by an example show that the converse of Ross theorem is not true। So हम एक एग्जाम्पल डेवलप करेंगे जहां पे कन्वर्स रॉस थ्योरम का है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी कि हमें कोई सी मिलता है ओपन इंटरवल ए बी में जिसके लिए एफ डैश से 0 होता है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा या फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं होगा। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट दैट फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। Let us consider fx equal to sec x to be a function and let us consider interval to be closed interval 0 to 5 pi by 4। तो हम यहाँ पे फंक्शन sec x लेंगे, इंटरवल 0 to 5 pi by 4 लेंगे। तो हमें पहले तो कंक्लूजन से स्टार्ट करना है कि क्या हमें कोई एक सी ऐसा मिलता है जहां पे एफ डैश से 0 हो। तो एफ डैश एक्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज sec x into tan x। डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन की sec x into tan x होगी। अगर यहां पे हम बात करें tan की तो tan pi will be 0, isn't it? tan x will be sin x upon cos x, tan pi will be sin pi upon cos pi, sin pi 0 है। So f dash pi is sec pi into tan pi, cos pi -1 है तो sec pi भी -1 होगा, और tan pi is sin pi upon cos pi, sin pi 0 है तो tan pi भी 0 होगा। इसका मतलब है f dash pi हमारा 0 हो गया, तो फंक्शन की डेरिवेटिव पाई के आगे 0 हो गई। इसका मतलब यह बनता है कि एक वैल्यू पाई, एक टर्म पाई, एक पॉइंट पाई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 5 by 4 ऐसा 5 pi by 4 ऐसा मिला जहां पे हमें फंक्शन की डेरिवेटिव 0 मिली है, राइट। तो ये सी वाली कंडीशन हो गई, दैट एक्सिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारी बनती है यहां पे। अभी देखना यह है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या है। तो ये फंक्शन sec x है, इंटरवल 0 to 5 pi by 4 है, इसके बीच में कहीं ना कहीं हमें पाई बाई 2 मिलता है, इसके बीच में हमें पाई बाई 2 मिलता है, और sec pi by 2 क्या होगा, cos pi by 2 is 0, so sec pi by 2
डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि पाई बाई टू के आगे हमें सेक की वैल्यू नहीं मिलती है। इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि सेक एक्स जो है वो पाई बाई टू के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन रॉस थ्योरम की जो हाइपोथेसिस में थी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। सेक एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट पाई बाई टू बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/4। तो देखिए सी तो मिला हमें जहां पे एफ टेस्ट इक्वल टू 0 होती है, फिर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है कोई एक पॉइंट के ऊपर, मतलब वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है। उसी हिसाब से अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो सेम कंक्लूजन कि sec x और tan x दोनों फंक्शन है वो पाई बाई टू के ऊपर डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है एफ डेस पाई बाई टू विल नॉट एग्जिस्ट। एफ डेस पाई बाई टू होगा sec पाई बाई टू इंटू tan पाई बाई टू, sec पाई बाई टू ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, tan पाई बाई टू ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है फंक्शन की डेरिवेटिव पाई बाई टू के आगे नहीं मिलती है, और पाई बाई टू है वो ओपन इंटरवल 0 5 पाई बाई 4 में आता है, मतलब कि फंक्शन ओपन इंटरवल 0 5 पाई बाई 4 के ऊपर इसके अंदर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन भी फेल हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन भी वो वाली कंडीशन भी फेल हो गई। अब से बाकी बची एफ आई इक्वल टू एफ बी वाली। तो चलिए देखते हैं एफ ऑफ ए फर्स्ट। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 मतलब सेक 0, फंक्शन सेक एक्स है, सो एफ ऑफ 0 इज सेक 0। सेक 0 इज 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 1 है तो 1 अपॉन 1 हो गया 1, यानी कि सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई। सेक 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंगल कहां पे बनता है? 5 पाई बाई 4 एंगल होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, या पाई से ज्यादा कीमत है, पाई का जो कोफिशिएंट है 5 बाई 4, दैट 5 बाई 4 इज ग्रेटर देन 1, सो पाई से थोड़ा बड़ा है ये, तो इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। और 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 2 से छोटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं इसको पाई प्लस पाई बाई 4 के हिसाब से, राइट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट था। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, तो सेक पाई प्लस पाई बाई 4 होगा माइनस सेक पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 है, तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2 होगी, तो उसका आंसर होगा माइनस रूट 2। यानी कि f ऑफ 0 और f ऑफ 5 पाई बाई 4 दोनों सेम नहीं है, सो f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 पाई बाई 4, यानी कि कोई भी कंडीशन रॉस थ्योरम की सेटिस्फाई नहीं होती है even if we get C such that f dash c equal to 0, यानी कि converse of Ross theorem is not true. We can't use that converse part. We can get C for which f dash c is 0, but still function fails to be continuous, function fails to be differentiable, and still we can have that f of a may not be equal to f of b, right? So that is an interesting example. The Ross theorem the condition सारी की सारी कंडीशन फेल होती है, तब भी कोई कंक्लूजन हमें सी का मिलता है जहां पे एफ डेस इक्वल टू 0 हो। आगे बढ़ते हैं। ये इट इज अ सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल फॉर विच वी आर गोइंग टू हैव द कंक्लूजन। द एग्जांपल इज आई शो दैट रॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फ्लोर ऑफ एक्स या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स in closed interval 1 2 even though f dash s is 0 for all c belongs to open interval ab। आपको पता ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है या फिर फ्लोर फंक्शन कैसे होता है। मानो हमें 1.2 वैल्यू दी गई है तो उसका फ्लोर फंक्शन 1 हो जाएगा, यानी कि अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमें मिले दिए गए हैं 1 2 या 3 4 या -1 1 या -1 0 कोई भी, अगर इफ यू आर गिवन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उसके अंदर के जो भी डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन है 1.2 है 1.5 है 1.6 है, ये सारे 1 और 2 के बीच में आते हैं, तो 1 और 2 के बीच में आने वाले सारे डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स का फ्लोर 1 होगा। और दूसरा फंक्शन साथ ही साथ में समझा देता हूं सीलिंग फंक्शन, जो कि हायर इंटीजर है। ये 1 और 2 के बीच में जो भी डेसिमल नंबर आएगा उसका फ्लोर 1 होगा और सीलिंग 2 होगा। In general, if you consider n and n plus 1 to be two integers, consecutive integers, then any number between n and n plus 1, we have floor or greatest integer function to be n and ceiling to be n plus 1. अगर हम इंटीजर लेते हैं, मानो हमें फ्लोर 1 किया गया है तो फ्लोर 1 क्या होगा? 1 ही होगा, फ्लोर 2 2 ही होगा, फ्लोर 3 3 ही होगा, फ्लोर ऑफ -1 इट इज -1,
मतलब कि इंटीजर के ऊपर अगर हम फ्लोर फंक्शन अप्लाई करें फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करें तो उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ डेसिमल नंबर वाले पॉइंट के लिए नंबर वाले के लिए ही है कि 1.2 3.5 ऐसा कोई नंबर है तो उसके लिए फ्लोर फंक्शन वेल डिफाइंड है। अगर हमें -1.2 दिया है तो -1.2 किस नंबर्स के बीच में आता है? -1.2 आता है -2 और -1 के बीच में। इसमें से छोटा कौन सा है? -2, यानी कि उसका फ्लोर हो जाता है -2 और सीलिंग हो जाता है -1। मैथमेटिकली डेफिनेशन ऐसी है फ्लोर फंक्शन की या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। 1.2 है तो 1.2 का फ्लोर ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए कि जो 1.2 से छोटा हो। तो 1.2 से छोटे इंटीजर्स तो काफी सारे होते हैं, 1 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। उसमें से ग्रेटेस्ट वाला हो जाएगा 1, तो 1.2 का फ्लोर आएगा 1। इसी हिसाब से अगर सीलिंग की बात करें तो सीलिंग फंक्शन आएगा द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अगर 1.2 की ही बात करें तो उससे बड़ा इंटीजर होगा 2 3 4 5 6, उसमें से सबसे छोटा है 2। तो ये बात फॉर्मली हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर और सीलिंग के बारे में। यहां पे हमें एग्जांपल ये सॉल्व करना है, ये देखना है कि इंटरवल 1 2 में सारे के सारे पॉइंट के आगे एफ डैश 0 है, फिर भी रॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो इंटरवल अगर ओपन इंटरवल 1 2 रखेंगे तो ओपन इंटरवल 1 2 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। मतलब उसका फ्लोर क्या होगा? 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसका फ्लोर होगा 1, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा 1, आंसर मिलेगा 1। और उसके ऊपर फंक्शन की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन होगा f(x) = 1 और डेरिवेटिव 0 होगी। मतलब सारे के सारे पॉइंट जो ओपन इंटरवल 1 2 में आएंगे उसके लिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वुड बी 0, राइट। फिर भी रॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके कंटिन्यूटी सेटिस्फाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं जाके डिफरेंशिएबिलिटी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। आप जस्ट एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ बी में भी इट्स नॉट ट्रू, राइट। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चेक द कंटिन्यूटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एंड चेक द कंडीशन फॉर एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ बी वेदर इट सेटिस्फाइज और नॉट। कोई भी एक या दो या सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हाइपोथेसिस की, ठीक है। सो मुझे पता है यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ट्राई टू जस्ट गेट ओवर द कंडीशंस बेस्ड अपॉन हाइपोथेसिस। कहीं ना कहीं जगह हमें उस हाइपोथेसिस की कंडीशन में प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे एग्जांपल लेंगे जो कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन रॉल्स थ्योरम का किया था, चलिए फास्ट रिकॉल करते हैं। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या था कि अगर कोई पॉलिनोमियल का रूट, अगर कोई पॉलिनोमियल के रूट्स a और b है, मानो a और b पॉलिनोमियल के रूट्स है, कोई एक पॉलिनोमियल px के रूट्स है, तो कोई एक रूट उस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव का a और b के बीच में मिलेगा। अगर px कोई पॉलिनोमियल दी गई है, उसके रूट्स a और b है, देन there exists a root of p dash x, derivative of px, which lies between that a and b। ये है algebraic interpretation of Rolle's theorem, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे हम अप्लाई करना है। algebraic interpretation हमने देखा था, Rolle's theorem के प्रूफ के साथ देखा था सेकंड लेक्चर में। So if you are still not comfortable, please recall that second lecture and then you can use it here। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे। हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ - 3x² - x + 1 = 0 व्हिच लाइज बिटवीन 1 and 2। तो हमें क्या करना होगा? अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ये कहता है रॉल्स थ्योरम का कि अगर पॉलिनोमियल के रूट्स a और b है तो उस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करेंगे तो उस डेरिवेटिव का एक रूट a और b के बीच में आएगा। मतलब कि इस एग्जाम्पल में ये जो दिया गया इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसी पॉलिनोमियल की डेरिवेटिव लेनी है, उसको किसी पॉलिनोमियल की डेरिवेटिव असाइन करना है, राइट। दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज p dash x फॉर सम px। तो पहले तो हमें px मिलना चाहिए, px ऐसा मिलना चाहिए कि जिसका रूट 1 और 2 हो।
अगर वो हमें मिल गया तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये जो है डेरिवेटिव है, उसके ऊपर से हम फंक्शन कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव के ऊपर से अगर हमें फंक्शन चाहिए तो हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। यस, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। तो हमें डेरिवेटिव दी गई है, हमें फंक्शन खुद चाहिए, तो इसके लिए जो भी डेरिवेटिव वाला टर्म है उसका इंटीग्रेशन करोगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा। मतलब कि हमें पॉलिनोमियल क्या मिलेगी? इसका इंटीग्रेशन करके मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करके मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 by 1 2 into x cube का इंटीग्रेशन, पावर रूल, एडिशन ऑफ द पावर अपॉन दैट, सो इट इज 2 into x raised to 4 by 4 होगा। 2 by 4 is 2 in the denominator, so it is x raised to 4 by 2। तो पहली टर्म हमें मिल गई x raised to 4 by 2, ठीक है ना। दूसरी -3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब by 3, एंटी डेरिवेटिव, सो 3 कट जाएगा तो सेकंड टर्म हमें मिलेगी -x क्यूब। नेक्स्ट -x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर by 2 और +1 का इंटीग्रेशन होगा x। सिर्फ और सिर्फ हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये पॉलिनोमियल हमें मिले, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऑब्वियसली यही मिलेगा, ठीक है ना। इसका ये एंटी डेरिवेटिव है बेसिकली, इसमें हमने इंटीग्रेशन का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि इसका अगर कांस्टेंट निकालता है उसकी डेरिवेटिव 0 होती है। तो ये एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से हमने लिखा है, राइट। x raised to 4 by 2 -x cube -x square by 2 + x, ये जो है वो एंटी डेरिवेटिव है इसकी। सो इसको हम px पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर px टू बी दिस, राइट। अभी हमें इंटरवल कंसीडर करना है 1 2, लेट अस कंसीडर दैट इंटरवल टू बी 1 2, और हमें यहां पे रॉस थ्योरम अप्लाई करना है इस px के ऊपर, ठीक है ना। तो px क्या है? पॉलिनोमियल है, और एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, every polynomial is differentiable everywhere in R, and therefore this px is continuous on open closed interval 1 2 and differentiable in open interval 1 2। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम इंटरवल ले लेते हैं 1 2, ठीक है ना। तो रोल्स थ्योरम की पहली दो कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो गई कि ये पॉलिनोमियल क्लोज्ड इंटरवल 1 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल 1 2 के अंदर डिफरेंशिएबल है, राइट। तो अब हम थर्ड कंडीशन के ऊपर चाहते हैं, p of 1 इक्वल टू p of 2 है या नहीं है। चलिए देखते हैं। p of 1 यानी कि x इक्वल टू 1 यहां पे रखना है, तो ये हो जाएगा 1 by 2 -1 by 2 +1, सो ये टोटल हो गया 0। सारी के सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। once you cut off all the terms, this term will become 0। तो p of 1 हो गया 0, यानी कि 1 is the root of this polynomial, ठीक है ना। 1 is the root of this polynomial। अभी 2 p of 2 लेते हैं, तो 2 raised to 4 by 2 that is 16 by 2 -2 cube is 8 -2 square 4 by 2 plus 2, 16 by 2 हो जाता है 8 -8 कट जाएगा, 4 by 2 हो जाता है 2 -2 + 2 कट जाएगा तो मिलेगा 0। मतलब कि 2b पॉलिनोमियल का एक रूट है, यानी कि ये पॉलिनोमियल के रूट्स है 1 और 2, p of 1 इक्वल टू p of 2, राइट। तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? अगर पॉलिनोमियल के रूट्स 1 और 2 है तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट उस 1 और 2 के बीच में आएगा। सो देयर एक्सिस्ट c बिलोंग्स टू 1 और 2 सच दैट p dash c इक्वल टू 0। दैट मीन्स पॉलिनोमियल की डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो उसका एक रूट ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में आएगा। पॉलिनोमियल की डेरिवेटिव क्या होगा हम पहले ही पता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करके हमने px बनाया था, इसका एंटी डेरिवेटिव लेके, राइट। तो इसका डेरिवेटिव तो यही आने वाला है। सो p dxx विल बी 4x cube by 2 that is 2x cube minus 3x square minus 2x by 2 that is x and plus 1। so ये हमारा इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल दी है वही आ गई। इसका मतलब है जो इक्वेशन है 2x cube minus 3x square minus x plus 1 उसका एक रूट है, वो हमें कम से कम एक रूट है, वो हमें 1 और 2 के बीच में मिलेगा। तो ये हो गया एल्जेब्रिक पार्ट ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। ऐसा ही एक एग्जांपल हम आगे जाके लेते हैं। इसमें दिया है शो दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन x log x minus 2 plus x equal to 0 which lies between 1 and 2। तो यहां पे एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो रोल्स थ्योरम है वो सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए ही नहीं है, कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं। ऐसा फंक्शन जो कि दिए गए इंटरवल में रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता हो
तो उसके डेरिवेटिव का एक जो रूट है वो दिए गए 2 पॉइंट के बीच में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे 1 और 2 दो नंबर्स दिए हैं, तो हम इंटरवल लेंगे क्लोज्ड इंटरवल 1 2। अबे फंक्शन क्या लेंगे? फंक्शन हम लेंगे वो इसकी एंटी डेरिवेटिव होगी, इसकी एंटी डेरिवेटिव हम फंक्शन के हिसाब से लेंगे। और ये जो फंक्शन मैंने यहां पे लिखा है ये कंसीडर करते हुए हम लोग रॉस थ्योरम की सारी कंडीशन चेक करेंगे, और अगर रॉस थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका एक रूट 1 और 2 के बीच में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको ट्राई करना है, मैंने एक हिंट दे दी है। इसका इंटरडेरिवेटिव निकाल के एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करिए, एक फंक्शन मिल गया, उसके बाद इस इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल 1 2 के ऊपर हम लोग कंडीशंस चेक करेंगे, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी और f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 है या नहीं है। अगर सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक c मिलेगा जहां पे f डैश c इक्वल टू 0 होगा, और जो हमने फंक्शन लिया है, कंसिडर किया है, इसका डेरिवेटिव निकाल के उसका डेरिवेटिव यही होगा। इसका मतलब है इसका रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क टू वर्क आउट एंड आई होप यू कैन डू इट। सो हमने काफी सारे एग्जांपल्स आज देखे, इसमें कहीं ना कहीं हमने रॉस थ्योरम अप्लाई किया है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया है, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमने काफी सारे ऐसे एग्जांपल देखे जहां पे रॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, कहीं ना कोई कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो आज का लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की, जो कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है रॉल्स थ्योरम के बाद का, ठीक है ना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियोस ऑन आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स।